नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री हब में। तो जैसा कि आज संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल करते हैं और वो स्पेशल क्या है? स्पेशल है कि जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और 1857 की क्रांति के, तो आज उन्हीं को हम लोग रिवाइज करेंगे। एक क्विक रिवीजन इस सेशन के माध्यम से कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस हैं, तो इन 50 क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो जो सेशन से संबंधित पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने ह्यूम की जीवनी लिखी है? तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने ही ह्यूम की जीवनी लिखी है। तो सही आंसर है इसका बी, विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना लिटन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं। इसमें बताना है कि कौन सी घटना ऐसी जो लिटन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो लिटन से संबंधित नहीं है वो है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो है ये लिटन के कार्यकाल की घटना नहीं है, बल्कि ये किसके कार्यकाल की घटना है? ये है आपका रिपन के कार्यकाल की। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है सी, इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल कब पास हुआ था? ये 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, इल्बर्ट बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सही कथन का चयन करें। यहाँ पे चयन होना चाहिए, सही कथन का चयन करें। यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला। दूसरा, यह रणनीति नरमपंथियों की थी। तो स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला, ये कथन बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है। उसके बाद में आप देखें तो दिल्ली है, पंजाब है, संयुक्त प्रांत है, महाराष्ट्र है, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह फैल जाता है। तो ये पूरे देश में फैला, ही सही है। ये रणनीति नरमपंथियों की थी, तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो रणनीति है पूरे देश में फैलाने की, ये गर्मपंथियों की नीति थी, ना कि नरमपंथियों की। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, केवल एक सही, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए, केवल एक सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इन 72 में से सबसे ज़्यादा जो थे वो बम्बई प्रांत से थे, आपके 38 प्रतिनिधि थे। उसके बाद में मद्रास से थे 21 प्रतिनिधि, साथ ही साथ संयुक्त प्रांत से 7 प्रतिनिधि थे, और पंजाब और बंगाल से 3-3 प्रतिनिधि थे। और अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो संयुक्त प्रांत से कितने प्रतिनिधि थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संयुक्त प्रांत से कितने प्रतिनिधि थे? 7। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने कब कांग्रेस के अध्यक्षता की थी? ये की थी 1887 में, जो कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहने वाले जो हमारे नेता हैं वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही शिक्षित भारतीयों का मेला कहा, साथ ही साथ इसे छुट्टियों का मनोरंजन भी कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ की है? तो यहाँ पर कर्जन की तुलना जो औरंगजेब के साथ की है, ये की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की है? ये की है 1905 में। कहाँ की है? तो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में ही ये कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल दिल्ली दरबार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर 4 गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, जिनमें से 3 गवर्नर जनरल के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। कोई एक ऐसा है जिसके समय में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं किया गया, तो आपको उसी का चयन करना है जिसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया है, जबकि 1877 में लॉर्ड लेटन के समय पहला दिल्ली दरबार लगा है, 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय दूसरा दिल्ली दरबार, साथ ही साथ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मद्रास में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ये जो 4 नेता दिए हुए हैं, ये दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नेता हैं। तो इनमें आपको बताना है कि कौन इसमें से मद्रास से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो मद्रास से संबंधित नहीं है वो है हरि सर्वोत्तम राव। तो हरि सर्वोत्तम राव कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित। और शेष तीनों जो हैं आपके, ये तीनों मद्रास से संबंधित हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, हरि सर्वोत्तम राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किसने कहा था यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं उसे भी नहीं मानूंगा। तो ये कथन जो है ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक ने कथन कब कहा? ये कहा है 1916 में, जबकि होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। तो अपनी लीग को जनाधार प्रदान करने के लिए सभाएं कर रहे थे और उन्हीं सभाओं में उन्होंने इस कथन को कहा है। और क्योंकि उनकी लीग ये बताना चाहते थे कि जो हमारी लीग है, हमारी लीग में बिना किसी भेदभाव के कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, जो स्वराज की कामना करता है वो हमारी लीग में शामिल हो सकता है। तो उसी संदर्भ में ये कथन कहा था कि यदि ईश्वर भी छुआछूत को स्वीकार करेगा तो मैं उसे भी नहीं मानूंगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन है तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। दूसरा है तिलक ने अपनी लीग का प्रचार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से किया। तो जो पहला कथन है ये कथन गलत है। तिलक की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय स्वरूप जो था ये एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप था। आप देखते हैं कि तिलक कहाँ बैठे हैं? तिलक है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे आपका कर्नाटक हो गया, बरार हो गया और मध्य प्रांत का कुछ हिस्सा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत का कुछ जो क्षेत्र था ये तिलक की लीग का क्षेत्र था। जबकि शेष भारत जो था वो एनी बेसेंट के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो इस तरह से जो अखिल भारतीय स्वरूप था वो एनी बेसेंट की लीग का था, ना कि तिलक का। तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा कथन है तिलक ने अपनी लीग का प्रचार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से किया। ये भी एक कथन आपका गलत है, क्योंकि जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों समाचार पत्र हैं, ये पत्र हैं एनी बेसेंट के। तिलक स्वयं भी दो समाचार पत्रों के संपादन से जुड़े थे, एक था मराठा, दूसरा था केसरी। तो जब स्वयं वो दो समाचार पत्रों के संपादन से जुड़े हैं तो एनी बेसेंट के समाचार पत्रों का सहारा क्यों लेंगे अपनी लेख के प्रचार के लिए? तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, दोनों गलत हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, दोनों गलत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपने अधिकारों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि पैरों पर खड़ा है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये जो कथन है ये कथन संबंधित है एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसके तहत स्वराज की मांग कर रही थी। तो स्वराज प्राप्ति के संदर्भ में, स्वराज की मांग के संदर्भ में ही उन्होंने ये बात कही थी कि भारत अब अपने अधिकारों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि प्रथम भारतीय महिला। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी वो बनी सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925 में। और 1925 का ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कानपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी, सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो यहाँ पर एक समझौते की बात हो रही है, कांग्रेस लीग समझौता। तो ये समझौता जो हुआ था 1916 में, और ये किसकी मध्यस्थता से हुआ था? ये हुआ था तिलक की मध्यस्थता से। और इसी समझौते में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, तिलक की मध्यस्थता से लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो जो प्रथम औद्योगिक सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था 1905 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी आर.सी. दत्त ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1905। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आर.सी. दत्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो जो हिंद स्वराज है ये मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती भाषा में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, गुजराती भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंका गया था तब वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा डरबन से प्रिटोरिया। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और उसी समय बीच में एक स्टेशन पड़ता है मैरिसबर्ग। तो मैरिसबर्ग स्टेशन पर ही उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। और ये जो घटना है ये घटना हुई थी 1893 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी, डरबन से प्रिटोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी घटना वर्ष 1908 में नहीं घटी? तो यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं, आपको बताना है वो कौन सी घटना है जो कि 1908 में नहीं घटी। देखिए, गांधी जी को जेल हुई थी 1908 में। और उस समय ये कहाँ थे? उस समय ये थे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में थे, वहीं पर इनको जेल हुई थी। तिलक को भी 1908 में जेल हुई थी। और उसी के विरोध में मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल हुई थी। तो यहाँ पर ये जो तीनों घटनाएं हैं ये तीनों घटनाएं
आपके 1908 से संबंधित है, जबकि जो सूरत अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन ये हुआ था 1907 में। तो यहाँ पर जो घटना 1908 से संबंधित नहीं है वो है सूरत अधिवेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सूरत अधिवेशन, और ये 1907 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद नीलहे कितने प्रतिशत धनराशि वापस करने को तैयार हो गए थे? तो देखिए 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला सत्याग्रह होता है, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में होता है। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। और जब ये सफल हो जाता है तो इसकी सफलता के बाद जो नीलहे हैं वो 25% धनराशि किसानों को देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने ही सर्वप्रथम वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सी आर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा किस दिन हुई? तो यहाँ पे गठन की जो घोषणा हुई थी स्वराज पार्टी की, वो हुई थी 1 जनवरी 1923 को। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके गठन की घोषणा कहाँ हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी इलाहाबाद में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1 जनवरी 1923। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई समझौता कब हुआ था? तो जो बम्बई समझौता है ये हुआ था 1924 में। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो समझौता है ये किसके मध्य हुआ था? तो ये समझौता हुआ था गांधी और सी आर दास के मध्य में। तो इसको गांधी दास पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी दास पैक्ट या बम्बई समझौता ये कब हुआ था? 1924 में। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी के और सी आर दास के मध्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी ने इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग किस पत्र के माध्यम से रखी? तो जो गांधी ने अपनी ये 11 सूत्री मांग रखी थी, ये रखी थी यंग इंडिया के माध्यम से। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ, यह कथन गांधी ने किस आंदोलन के समय कहा था? तो ये कथन जो कहा है गांधी जी ने, ये कहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब गांधी जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जो पत्रकार थे उनको संबोधित कर रहे थे, उसी समय ये कथन कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये मनाया गया था आपका 16 अगस्त 1946 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 4 पुस्तकें दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक अपने लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरविंद घोष की है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मेरे जीवन और समय की यादें विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये तिलक की पुस्तक नहीं है, बल्कि बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता की पुस्तक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, बॉम्बे क्रॉनिकल। जबकि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बॉम्बे क्रॉनिकल। ये तिलक की पुस्तक नहीं है बल्कि ये है फिरोज शाह मेहता की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था सरोजनी नायडू ने। साथ ही साथ उनके सहायक के रूप में बेगम शहनवाज भी शामिल थीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध किया गया? तो कांग्रेस के 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में जो उसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली, उन्हीं के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के संपादक माने जाते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरह का जो विचार है ये किसने प्रस्तुत किया सर्वप्रथम? तो ये प्रस्तुत किया था मोहम्मद इकबाल ने। और कब प्रस्तुत किया था? 1930 में जो मुस्लिम लीग की इलाहाबाद में अधिवेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का, उसी अधिवेशन में इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मौलाना आज़ाद। आप देखते हैं कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन होता है
उसमें मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद से लेकर 1946 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो 1940 से लेकर 1946 तक जो मौलाना आज़ाद हैं यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है 1942 में, तो ये उसी के बीच का समय है। तो इस समय भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना आज़ाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मौलाना आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने ही 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें दी हुई हैं जो कि इंडियन जो 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं, तो उनको लेखकों के साथ में मिलान करना है, बताना है कि कौन सी पुस्तक सही सुमेलित है। तो पहली पुस्तक दी हुई है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता। ये गलत है क्योंकि ये पुस्तक जो है लिखी थी वी डी सावरकर ने। और दूसरी है द ग्रेट रिबेलियन, वी डी सावरकर नहीं, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, शशि भूषण चौधरी। ये पुस्तक अपने लेखक के साथ बिल्कुल सही सुमेलित है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, शशि भूषण चौधरी। जबकि असबाब बगावत हिंद ये पुस्तक जो है ये आर.सी. मजूमदार की ना होकर के सर सैयद अहमद खान की। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डलहौजी की गोद निषेध प्रणाली के अंतर्गत हड़पे गए राज्यों का क्रम है। देखिए, जब हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें बहुत डिटेल में इसका कोड भी बताया था कि कैसे आप किस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर जो इसका क्रम है वो क्रम है बी, सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, फिर आपका इसके बाद में आता है उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो इसी क्रम में इन राज्यों का विलय किया गया था। सबसे पहला जो राज्य हड़पा गया था वो था सतारा और अंतिम राज्य था नागपुर। तो 1848 से लेकर के 1854 के बीच में इन 7 राज्यों का विलय किया गया था। तो उसका जो सही क्रम है वो है सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, फिर आगे उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो भारत में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1764 में। जबकि आप देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय ही हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्हीं के अधीनस्थ एक सेना थी जिसमें से एक टुकड़ी जो है वो नवाब की सेना के साथ मिल गई थी। इसी को कहा जाता है 1857 ये भारत में जो पहला सैनिक विद्रोह है वो इसी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1764। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्स लोकी एक्ट कब पारित हुआ था? तो लैक्स लोकी एक्ट जो पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1850 में। साथ ही साथ कौन गवर्नर जनरल था उस समय? लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1850। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस दिन से माना जाता है? तो किस दिन से माना जाता है? ये माना जाता है 10 मई 1857 से, जबकि जो मेरठ की पूरी भारतीय सेना होती है वो विद्रोह कर देती है और मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 10 मई 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आगरा में। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय ये कहाँ थे, तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में थे, जबकि यहाँ पे जन्म पूछा गया तो जन्म हुआ था आगरा में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान कहाँ पर थे? तो 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान थे बिजनौर में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ए, बिजनौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन का गठन कब किया गया था? तो एक कमीशन की बात की जा रही है। तो ये जो इनाम कमीशन है इसका गठन किया गया था 1852 में। और किससे संबंधित था? ये जागीरों की जांच से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1852। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह का दमन किया था वो किया था हडसन ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, हडसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने जिहाद का नारा दिया था? तो यहाँ पर देखिए 4 मुस्लिम नेता दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किसने जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का जो नारा दिया था वो दिया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को
किस दिन वीरगति प्राप्त हुई? तो जो रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई थी 18 जून 1858 को। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से जिसका सामना करना पड़ता, जिस अंग्रेज अधिकारी का, वो था ह्यू रोज। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 18 जून 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पील आयोग किससे संबंधित है? तो जो पील आयोग है ये संबंधित है सेना से। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में इसका गठन होता है और ये सेना के पुनर्गठन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनको दमन करने वाले अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं। आपको मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दिल्ली में हडसन ने विद्रोह का दमन किया था, सही है। लखनऊ में कैंपबेल ने किया था, ये भी सही सुमेलित है। इलाहाबाद में नील ने किया था, भी सही है। लेकिन कानपुर में ह्यू रोज ने नहीं किया था, बल्कि कानपुर में किया था कैंपबेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। सी यही अपने दमनकर्ता के साथ में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कानपुर। कानपुर में दमन ह्यू रोज ने नहीं किया था, बल्कि कैंपबेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? अब देखते हैं कि जो अवध है इस पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध के नवाब को निर्वासित कर दिया जाता है। तो और अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो अवध के नवाब को कहाँ निर्वासित किया जाता है? ये निर्वासित किया जाता है कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि ये 1858 में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था और इसको पढ़ने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 के वे नेता जो नेपाल पलायन कर गए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नाना साहब और बेगम हजरत महल। ए विकल्प सही है। ये दोनों ही नेता ऐसे थे जो कि जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था और नेपाल पलायन कर गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पंच नामक पत्रिका में भारतीयों की तुलना किसके साथ की गई है? तो यहाँ पर इस पत्रिका में जो तुलना की गई भारतीयों की वो की गई है गुरिल्ला के साथ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गुरिल्ला। और यहाँ पर आकर के हमारे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं और उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी तैयारी को आप निरंतर बनाए रखिए, अभ्यास के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी में दिन प्रतिदिन निखार लाते रहिए। चलिए, आप लोगों ने अभी तक साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।